हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी मेंस में एक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, और एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि नया है, हर एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं परेशानी वाले सबब है। और हमने एक प्रयास किया है कि इस टॉपिक को या इस विषय को बहुत आसानी के सामने आपके साथ पेश करें। ये हमारी सीरीज़ है, रिकॉर्डेड चल रही है, और आज इसके अंतर्गत हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, जिसे कि जब भी आप किसी नई एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। वो कौन से चैलेंजेस हैं, और अगर करंट सिनारियो की हम बात करें इंडिया में, तो विमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो वो क्या चैलेंजेस हैं, ये सब हम आज की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं क्या है आपका टॉपिक। नए उद्यम प्रबंधन के जो मुद्दे हैं, मतलब कौन कौन सी इश्यूज हैं जिनको हम फेस करते हैं, और महिला उद्यमियों के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे होते हैं। ये जीएस पेपर 4 है, और पार्ट बी का यूनिट 1 हम आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है, या एंटरप्रेन्योरशिप आप इसको कहते हैं। ये एमपीपीएससी मेंस 2025 के लिए काम करेगा। 2026 और 2027 आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपको हेल्प कर रहा है। देख लेते हैं एक बार सिलेबस की पूरी रूपरेखा। अगर आप सिलेबस को जानते हैं, समझते हैं, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं, वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं, ऐसी कौन सी लीगल नीड्स हैं, ये आपसे डिस्कस करना है, या स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां। तो आज के जो टॉपिक के 3 मेन डिमेंशन हैं, अब वो मेन डिमेंशन कौन से हैं, आप इनको एक बार थोड़ा सा समझिए कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो कोई भी न्यू एंटरप्राइज अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के नए उद्यम को स्थापित करना चाहते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसी के साथ में जो वैधानिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वैधानिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमको ये जानना चाहिए। और अगर कोई विमेन एंटरप्राइज है, विमेन एंटरप्रेन्योर है, तो उसके कौन कौन से इश्यूज फेस करने को मिलेंगे जब आप किसी भी एंटरप्राइज को शुरू करेंगे, किसी उद्यम को शुरू करने वाले होंगे। तो ये जो क्लास है आपको बहुत हेल्प करेगी। और एज ए सिविल सर्वेंट भी जब आप फील्ड में जाके काम करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ये उद्यमिता का समय है, ये इंडस्ट्री का दौर रहेगा, तो बहुत सारी चीजें आप इस क्लास से सीख कर जाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं पहली कहानी को। नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे क्या है, कौन कौन से इश्यूज हैं, इनकी टाइमलाइन आपके सामने है। नए उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। पर्यावरण जिसमें नए उद्यम को कार्य करना है, स्थिर न होकर परिवर्तित होते रहते हैं। कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समझने से पहले एक लाइन लिखी हुई है कि अगर मुझे कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, तो उसका जो प्लेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मैं कंपनी शुरू करता हूं, और उस कंपनी का काम है कि वो बाइक सर्विसेज करना शुरू करती है। अब अगर मैं उसको ऐसी जगह ले जाकर खोल देता हूं किसी गांव में जहां इंफ्रा नहीं है, जहां लोगों के पास बाइक बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और वहां मैंने एक कंपनी शुरू कर दी जो कार सर्विसिंग प्रोवाइड कराती है कि हम आपकी कार को घर से लेके आके उसकी सर्विस करके देंगे। आप सोचिए कि क्या वो कंपनी वर्क करेगी? कभी नहीं करेगी। इसी तरीके से उल्टी सीधी चीजें या उल्टे सीधे प्लेस पे अगर किसी एंटरप्राइज को शुरू किया जाता है, किसी उद्यम को शुरू किया जाता है, तो उसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर मुझे कोई उद्यम को शुरू करना है और उसका जो प्लेस है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड हो, कि शहर में बहुत नीड है कि मैं एक ऐसी सर्विस शुरू करूं कि लोगों की कार को पिक करके उसको सर्विस करें, उसको क्लीनिंग करें और लोगों को डिलीवर करते हैं। जैसे ब्लिंकिट है। अब ब्लिंकिट को अगर गांव में आप चलाओगे तो वो उतना वर्क नहीं करेगा, लेकिन शहर में चल रहा है। तो कोई जो प्लेस है ना, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई एंटरप्राइज आपका सक्सेस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। अब इसमें और सारे फैक्टर्स भी हैं। कौन से फैक्टर हैं समझते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर है स्थान।
प्लेस इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया है। पर्यावरण, किस एनवायरमेंट में आप कहाँ पर उसको शुरू कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्रबंधन के मुद्दे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के इशू हमको देखने को मिलेंगे। नए उद्यम के मुद्दे, न्यू वेंचर को शुरू करते हैं तो इसके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे कोई नया एंटरप्राइज शुरू करना है, कोई नया उद्यम शुरू करना है, तो उसके प्रबंधन के बहुत सारे इश्यूज होंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे। और उन मुद्दों में ये चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये 2 मार्कर में लिखने के लिए आ गया कि नए उद्यम प्रबंधन के मुद्दे बता दीजिए। आप कुछ भी बता सकते हैं, स्थान, पर्यावरण, प्रबंधन के मुद्दे। और अगर यही 7 मार्कर में लिखने के लिए आ गया तो आप इंट्रो दीजिए कि नए उद्यम प्रबंधन में मुद्दों की क्या इंपॉर्टेंस है। और 7 मार्कर में आप इन पॉइंट को ऐसा कैसा लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। डिटेल लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं जाना है अगर आप 7 मार्कर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो नए उद्यम प्रबंधन के जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहला है स्थान, कि अगर आप किसी भी नए उद्यम को शुरू करना चाहते हैं तो प्लेस या लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि किसी स्थान का मूल्यांकन तथा चयन करने के लिए ऐसे बहुत से कारक हैं जिनका मूल्यांकन उचित स्थान के चयन के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन निम्नवत किया गया है कि अगर मुझे किसी भी प्लेस को चयन करना है, किसी भी प्लेस को सिलेक्ट करना है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमने पहले स्थान को देखा कि स्थान की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उस प्लेस को सिलेक्ट करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी प्लेस को चुन लिया, वहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, वहाँ वर्कर नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या कोई न्यू एंटरप्राइज शुरू कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। जैसे मान लो मुझे कोई स्कूल स्टार्ट करना है और मैंने ऐसे एरिया में स्कूल शुरू कर दिया जहाँ बच्चे ही नहीं है, बच्चे तो ठीक है, टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, तो क्या वो सही चलेगा, वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए जब हम लोग किसी नए स्थान को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। क्या देखी जाती हैं? सबसे पहले श्रम संबंधी कारक, मतलब किसी प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लेबर रिलेटेड फैक्टर, या आप श्रम संबंधी कारक बोलेंगे। श्रमिकों की उपलब्धता, लेबर होना चाहिए, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, स्किल और अनस्किल्ड दोनों टाइप के यहाँ पे लेबर होनी चाहिए, पुरुष तथा महिला श्रमिकों की उपलब्धता, मेल एंड फीमेल दोनों होनी चाहिए, और श्रमिकों का शैक्षणिक स्तर भी ठीक ठाक होना चाहिए। सारे के सारे बिना पढ़े लिखे श्रमिक भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको मैनेज करने के लिए भी कोई वहाँ पे चाहिए। तो अगर हम किसी प्लेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर हमने देखा कि लेबर से रिलेटेड है, श्रमिकों से संबंधित फैक्टर है, वो कैसे होने चाहिए, वो हर तरीके के श्रमिक उपलब्ध हों। अगर लेबर नहीं होगी, स्किल लेबर नहीं होगी, अनस्किल्ड लेबर नहीं होगी, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो एंटरप्राइज सही तरीके से वर्क करे। तो स्थान को चुनने के लिए हमें पहला फैक्टर लेबर से रिलेटेड है, उसको देखना है। आप बता देंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा है परिवहन संबंधी कारक। भाई परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, राजमार्ग सुविधाएं हों, मतलब यहाँ पे हाईवेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, हाईवेज होना चाहिए। अगर हाईवेज नहीं होंगे ना तो फिर हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वायु मार्ग जो है, ये वायु मार्ग भी होना चाहिए। और जो रेलवे सुविधा है, वो रेलवे सुविधा की अवेलेबिलिटी या रेलवे सुविधा की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का अगर परिवहन की सुविधा नहीं होगी ना तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी बेटा कौन सी? परिवहन संबंधी है। ठीक है। बाजार संबंधी कारक, बाजार संबंधी कारक, उपभोक्ता सामान के बाजारों से निकटता। मतलब क्या है कि जो प्रॉक्सिमिटी है ना टू कंज्यूमर गुड्स मार्केट, मतलब बेटा ये है कि जो उपभोक्ता हैं ये उपभोक्ता होने चाहिए। अगर उपभोक्ता नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, तो किसी भी सामान को बनाए जाने की कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। उत्पादक सामान के बाजार की निकटता, बाजारों के विकास की संभावनाएं, विपणन सेवाओं की उपलब्धता, आय की संभावना, जनसंख्या का रुझान, ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैं इजी वर्ड्स आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा मार्केट होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जहां डिमांड और सप्लाई हमको दोनों देखने को मिले और डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। कच्ची सामग्री से संबंधित कारक, कच्ची सामग्री,
इसमें आ जाएगा कच्चे माल की उपलब्धता और भंडारण सुविधा और आपूर्तिकर्ताओं का स्थान कि क्या ये पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, फिर औद्योगिकी संबंधी कारक, ठीक है, सरकारी व्यवहार संबंधी कारक, उपयोगिता संबंधी कारक और समुदाय संबंधी कारक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा संबंधी कारक, सरकारी नियमों से संबंधित कारक। इतनी सारी चीजें हैं कि आप अगर किसी स्थान को देखकर काम कर रहे हैं तो स्थान को सिलेक्ट करने में हर एक फैक्टर को ध्यान देना पड़ेगा, हर एक फैक्टर को, चाहे भले औद्योगिक स्थल संबंधी कारक हो, सरकारी व्यवहार संबंधी कारक हो, उपयोगिता संबंधी कारक हो, ये सारे फैक्टरों को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर इनको एड्रेस नहीं किया है और इनमें आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको नहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो एंटरप्राइज है, आपका उद्यम है, वैसे ही तरीके से काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, पहला ये है। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पर्यावरण में सम्मिलित है वातावरण, जिसमें एक उद्योग उद्यम का व्यवसाय संचालित होता है। पर्यावरण विश्लेषण करने पर समय पर 5 प्रमुख क्षेत्रों की विस्तृत जांच पड़ताल जरूरी है। इसके 5 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। बाजार में प्रवेश, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, नए उद्यम पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। समझो, ये कहना चाह रहे हैं कि पहला है बाजार में प्रवेश, कि आप किसी उद्यम को बाजार में किस तरीके से प्रवेश कराना चाहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रांड वफादारी, नए उद्योगों को वर्तमान के लिए या एक अवधि के लिए उपभोक्ताओं को ब्रांड की वफादारी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो रिलायबल बनने में समय लगेगा, तो वो टाइम, वो पेशेंस, वो सब्र आपके पास होने चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनने में या किसी भी ब्रांड से लड़ाई लड़ने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए। आप सोचें कि आज मैंने किसी प्रोडक्ट को शुरू किया और कल ही वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग है, जो हो ही नहीं सकती। एक ऐसा काम है। तो ब्रांड की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को रिलेबल बनाए रखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वो चीज भी आप चेक करिए कि क्या आप वहां पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूंजीगत आवश्यकता है, ठीक है, फिर पूंजीगत आवश्यकता है कि नए उद्यम को स्थापित करने तथा सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है और ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वितरण चैनलों तक पहुंच, जो उद्यमियों द्वारा अपने उद्यम के उत्पादन के अनुसार विभिन्न प्रकार के वितरण चैनलों को समझना आवश्यक है, जिनके माध्यम से उद्यम का उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंच जाएगा। ठीक है, स्वामित्व कारक, सामान्य उद्यमों की स्थापना के लिए स्वामित्व कारक सामान्य नियमावली से संबंधित होते हैं, जिसमें सरकारी नियमावली, नए उद्योगों की स्थापना के समय पर विभिन्न मुद्दे हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर है उपभोक्ताओं की शक्ति। ठीक है, उपभोक्ताओं की शक्ति, नए उद्यम की स्थापना से पूर्व उद्यमों का इसका भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को कितनी शक्ति देना चाहते हैं। मतलब क्या आप जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को सेट करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है विक्रेताओं की शक्ति। विक्रेताओं के पास कीमतों से संबंधित तथा गुणवत्ता से संबंधित शक्तियां निहित होती हैं, तो विक्रेता कीमत बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि पहले हमको कस्टमर को देखना है, फिर हमको कंज्यूमर को देखना है कि लोग जो बेच रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है। ये हर एक चीज एक चैलेंज के तौर पर देखने को मिलती है जब भी हम किसी नए उद्यम को यहाँ पे शुरू कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकल्प का खतरा, आज की बाजार दशाओं में से प्रत्येक उत्पाद का विकल्प उपलब्ध है, विशेषकर नए उपक्रम की स्थापना पर भी इसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विकल्प बाजार में उपलब्ध होंगे, है ना। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सबसे बड़ा खतरा हो चुका है आज के समय पर। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी, उसके सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कॉपी उसकी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो नए उद्यम को स्टार्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस जो थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज मुझे लगता है वो है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। विकल्प उपलब्ध हैं, आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, रेट को बहुत कम रखना है, तब जाके आप अपने मार्केट को चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। और अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धी उद्यमी अपना मुनाफा कम करके भी मूल्य वृद्धि का सहारा ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चैलेंज के तौर पर हमको देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नए उद्यम को शुरू करने के लिए, जैसे हमने स्थान के बारे में बात की, पर्यावरण के बारे में बात की और डिफरेंट चीजें देखी कि ये किस तरीके से नए उद्यम को प्रभावित करती हैं। अब इसमें जो अगली हेडिंग है वो प्रबंधन के मुद्दे हैं। प्रबंधन के मुद्दे कि भाई प्रबंधन के मुद्दे का मतलब क्या है। प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय गुण हैं। एक तो रचनात्मकता, अगर आप अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लक्ष्य उन्मुख, है ना, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए,
आरंभिकता, मतलब आप इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, सतर्कता होनी चाहिए, आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आत्मनियंत्रण और विनिमय एंड आशावादी। आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक। तो प्रबंधन के ये बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय गुण ये सारे के सारे हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो अच्छे मैनेजर बनने के लिए बहुत सारे गुण आपके पास चाहिए, और इनमें से कुछ आपके सामने ये लिखे हुए हैं कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जो रचनात्मकता है, मतलब क्रिएटिविटी है, ये दिखाइए, गोल ओरिएंटेड रहिए, सारी चीजें। फिर प्रबंधकीय कौशल है, इसमें तकनीकी कौशल, वैचारिक कौशल और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी की भी स्किल होनी चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल भी देखने को मिलनी चाहिए। प्रबंधकीय भूमिकाएं और कार्य, प्रबंध की क्या भूमिका हो सकती है? प्रत्येक व्यक्ति में क्षमताएं छिपी होती हैं। प्रबंधकीय कार्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां प्रबंधक को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होता है तथा अपने अधीन कार्य करने वालों को भी उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करना होता है। यहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रबंधक अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करता है। आप इश्यूज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैनेजमेंट की स्किल है या नहीं है। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है कि क्या आप अपनी कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं, और अपनी कैपेसिटी का यूज करने के साथ में क्या अपनी टीम की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को पड़ेगी, ध्यान रखना। अब नए उद्यम के मुद्दे क्या है सर? क्या है? एक है मानव संसाधन की समस्याएं, मानव संसाधन समस्याएं। प्रभावी संचार किसी भी सफल व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये खुले संचार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खुला संचार का अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने विचारों को प्रबंधकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो बेटा समझना, जो नए उद्यम के मुद्दों में एक मानव संसाधन की समस्या है। क्या समस्या है सर? एक एंटरप्राइज में, एक संस्थान में, एक जगह काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें दिक्कत क्या होती है सर? दिक्कत है कम्युनिकेशन। इतना हायरार्की हम सेट कर देते हैं कि बड़ा जो ऑफिसर बैठा हुआ है, जिसे आप लोग मैनेजर कहते हैं, उन लोगों से एम्प्लॉय को बात करने में भी दिक्कत आती है। तो अगर आपने ओपन कम्युनिकेशन रखा हुआ है, खुला संचार रखा हुआ है, तो एम्प्लॉय बात करेंगे, परेशानी आपको बताएंगे, जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और वो एक हेल्थी एंटरप्राइज, एक हेल्थी उद्यम को बनाने में बहुत मदद करेगा। संघर्ष पर नियंत्रण, संघर्ष पर नियंत्रण सफल प्रबंधन की एक अन्य विशेषता संघर्ष को नियंत्रित करने में है। व्यापार और उद्यम को पारस्परिक गतिविधियों में संघर्ष समाप्त नहीं किया जा सकता। देखो कि अगर आप कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आपके संस्थान के अंदर हो रहे हैं, मतलब आप जहां काम कर रहे हैं वहां हो रहे हैं, या मार्केट में हो रहे हैं, या कॉम्पिटिटर से हो रहे हैं, उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा है, आप इसको मैनेज करेंगे उतना अच्छा काम करेगा। नीति और प्रतिक्रियात्मक मुद्दे, प्रभावी ढंग से एक संगठन में जिम्मेदारी और प्राधिकारी को निपुणता के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है। पॉलिसी एंड प्रोसीजरल इश्यूज, जो नीतियों से संबंधित है वो कौन कौन से इशू हैं? कि उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, कई कंपनियों ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का उपयोग किया है। प्रबंधन की एक तकनीक है जहां प्रबंधक और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थों के लक्ष्य को निर्धारित किया है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण या कदम शामिल है। जैसे अधीनस्थ प्रगति को मापने के उद्देश्य और साधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। पर्यवेक्षक विकसित व्यवसाय के प्रकाशों में जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। जोखिम प्रबंधन के मुद्दे, कुछ विनाशकारी घटनाएं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं निम्नलिखित है। संपत्ति की चोरी, कानून का उल्लंघन, सूचना प्रौद्योगिकी का अपराध, धोखेबाजी की प्रथाएं और बाढ़ से प्रभावित। आपसे कोई पूछ सकता है कि जोखिम प्रबंधन के कौन कौन से मुद्दे, आप एक एंटरप्राइजेस को शुरू कर रहे हैं तो वहां रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से इश्यूज आएंगे। सारे के सारे इश्यूज बेटा आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे संपत्ति की चोरी है, कानून का उल्लंघन है, सूचना प्रौद्योगिकी का अपराध है, धोखेबाजी प्रथाएं हैं और बाढ़ से प्रभावित है। ये सारे इश्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा है। जैसे संपत्ति की चोरी है, भाई संपत्ति की चोरी हुई, अब क्या कर सकते हैं? नई संपत्ति हमको लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या है सर? एक चैलेंज है, एक चैलेंज है। नए उद्यम प्रबंधन में ये भी एक चैलेंज के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। संपत्ति, तो भाई कानून का उल्लंघन अगर हो रहा है तो वो भी हमको देखना है। सूचना प्रौद्योगिकी का मिसयूज कर रहे हैं, धोखेबाजी प्रथाएं, ये सारी की सारी चीजें जोखिम प्रबंधन के इशू हैं।
नए उद्यम प्रबंधन की स्थापना तथा प्रबंधन संबंधी चुनौतियां या समस्याएं। अब हम ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस को देख रहे होते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उद्यम की स्थापना में हमको परेशान करते हैं। मतलब मुझे किसी भी उद्यम को स्थापित करना है, मुझे कोई न्यू एंटरप्राइजेस को रजिस्टर कराना है, तो कौन कौन से चैलेंजेस वहां पे हमको देखने को मिलेंगे, उन चैलेंजेस को भी एक बार आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे पंजीयन संबंधी समस्याएं। पंजीयन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि पंजीकरण की विविधता, अनावश्यक कागजी कार्यवाही, पंजीकरण संबंधी शुल्क, पंजीकरण प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो पहला इशू बेटा कौन सा है? ये पंजीकरण संबंधी है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इशू है। इतने रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं इतनी जगह कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। मैं एंटरप्राइज को शुरू करूं, मैं किसी नए उद्यम को शुरू करूं, या सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कराता रहूं। एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, एक बार कोई काउंटर चले जाइए, काउंटर ही काउंटर घूमते रहेंगे। तो पहले समस्या क्या है कि हमको बहुत सारे पंजीयन कराने पड़ते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। फिर क्या है? अनावश्यक कागजी कार्रवाई, जबरदस्ती के डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये साइन वो साइन, परेशान हो जाते हैं सब लोग। पंजीकरण संबंधी शुल्क है, बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा चार्जेस इसमें ले लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनावश्यक विलंब इसमें लगता है। वित्तीय प्रबंधन की समस्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे कोई नया एंटरप्राइज शुरू करना है तो वहाँ एक इशू जो काम करता है वो फाइनेंस भी करता है। पैसा नहीं है ना, तो कैसे आप किसी एंटरप्राइज को शुरू करेंगे? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर एक कर्मचारी प्रबंधन की समस्या। किसी भी एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए कर्मचारी एम्प्लॉय का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप एम्प्लॉय को मैनेज नहीं करेंगे, आपका एंटरप्राइज नहीं चलेगा। विपणन प्रबंधन की समस्याएं कि क्या हमको मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मार्केट, जीएसटी संबंधी औपचारिकताएं और करों की अधिकता, ये सारी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ऊंची ब्याज दरों की समस्या, उत्पाद तथा बाजार संबंधी समस्या, बड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और नवीन तकनीकी ज्ञान का अभाव। ये वो चैलेंजेस मैंने आपसे डिस्कस किए कि जैसे मान लो मुझे किसी न्यू एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करना है, न्यू एंटरप्राइज को, उसके इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, वो सारे चैलेंजेस यहां हमने आपको बता दिए हैं, ध्यान रखना। अब समस्या के समाधान हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं? क्या सुझाव हो सकते हैं कि मान लो कि जो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके सॉल्यूशंस बता दीजिए। सॉल्यूशन बेटा क्या है कि मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस डिटर्मिनेशन, टैक्स असिस्टेंट, टैक्स पेमेंट, ईटीसी फॉर्मेलिटीज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। कि इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है, आप प्रक्रियाओं को आसान बना दीजिए, सिंपल बना दीजिए, जो लोगों को समझ में आए। अगर आसान बना दोगे, सिंपल बना दोगे, तो किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आसान नहीं बनाओगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दूसरा क्या है? दूसरा है अधिकारियों निरीक्षकों का हस्तक्षेप कम करना। कि देखो, एक शब्द आपने सुना होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट, और मिनिमम गवर्नमेंट जब होगी ना तो मैक्सिमम गवर्नेंस आता है, मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन आजकल क्या हो गया है? मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई है और मिनिमम गवर्नेंस हो गया है। आप ना ज्यादा अधिकारियों को इन्वॉल्व होने ही मत दीजिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, जो भ्रष्टाचार है आप उसको रोक दीजिए। नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना, नई तकनीकों का यूज कीजिए। दक्ष एवं योग्य कर्मकों का चुनाव करना, प्रशिक्षण व्यक्ति की उचित व्यवस्था करना, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताएं क्या क्या है? कौन कौन सी ऐसी हैं जो स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरी हैं अगर आप एक नए उद्यम को शुरू करना चाहते हैं तो अभी तक बच्चों हमने आपसे क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि न्यू जो उद्यम हमको शुरू करना है तो उसके प्रबंध में क्या दिक्कतें आती हैं, और दूसरा हमने आपसे डिस्कस किया कि आप नए उद्यम को शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने के समय उसमें और कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब उसको इस्टेब्लिश करने में ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर सकता है। तो वो सारे इश्यूज हमने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं वो वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में, और वैधानिक जो आवश्यकताएं हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी जरा हम समझ लेते हैं।
भारत में नए उद्यम को शुरू करने के लिए कई वैधानिक आवश्यकताएं होती है जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। इन वैधानिक आवश्यकताओं को पालन करना न केवल कानूनी अनिवार्यता है बल्कि इससे व्यवसाय को एक ठोस और विश्वसनीयता नींव मिलती है। देखो, अगर आपने कोई काम करना है, मैं बहुत छोटी बात आपको बताता हूँ। ट्रेन में जब हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और अगर आपके पास बाई चांस गलती से टिकट नहीं है, आप पूरे टाइम परेशान रहते हैं, पूरे टाइम टीसी आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, और किस्मत इतनी खराब होती है कि टीसी आ ही जाता है, आपको पकड़ ही लेता है। आपने टिकट लिया है, आप सीट पर सोते हो जा रहे हैं, आपकी यात्रा भी पूरी हो जाएगी ना, आप निकल के बाहर भी चले जाएंगे तब भी आपको टीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, आसानी से यात्रा हुई। तो जितनी भी कानूनी आवश्यकताएं हैं, ये कानूनी आवश्यकताएं पूरी करना इसलिए जरूरी है कि कानून का पालन करने के लिए नहीं, व्यवसाय को स्टेबिलिटी लाने के लिए। भारत में स्टार्टअप संस्कृति को अपना रहा है और 1991 के बाद एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों ने इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देयर आर सेवरल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स दैट नीड टू बी फुलफिल्ड टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इन इंडिया। कंप्लाइंग with these statutory requirements is not only a legal requirements, it's not only a legal requirement, but it's also give a solid and reliable foundation to the business। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ किया है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितने भी छापे पड़ जाए, कितने भी अधिकारी आ जाएं, आपका एंटरप्राइज ना हमेशा ही चलेगा। तो इसीलिए इनको सिर्फ लॉ के लिए पालन नहीं करना है, अपने बिजनेस को ठोस वजूद बनाने के लिए भी बहुत सारी आवश्यकताओं की जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं, इनका हमको यहाँ पे पालन करना चाहिए। जैसे देखो कौन कौन से हैं। भारत में व्यवसाय को उद्यम शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए। निगमन प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं आप लोग सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट टू इनकॉर्पोरेशन। लाइसेंस और एमओयू, ये भी जरूरी है। ट्रेडमार्क पंजीकरण, आईबी समझौते, स्थायी खाता संख्या पैन, कर कटौती खाता संख्या 10, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र डीएससी, निदेशक पहचान संख्या DIN, कर पहचान संख्या, माल और सेवा कर पहचान संख्या, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ भी नहीं लिख रहा है कि कौन कौन से दस्तावेज हमको चाहिए, आप सिर्फ इन दस्तावेजों का भी उदाहरण दे सकते हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इनको ही लिख के अपना काम चला सकते हैं, दूसरी चीजें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, इनकी डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैर प्रकटीकरण समझौता, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, शेयर धारकों का समझौता, रोजगार अनुबंध, ये बहुत सारी चीजें हैं भाई, इन सब की आवश्यकता हमको बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अब नए उद्यम हेतु वैधानिक आवश्यकताएं। भारत में नए उद्यम की प्रमुख वैधानिक आवश्यकताएं दी गई हैं। देखो क्या क्या हमको वैधानिक आवश्यकताओं की नीड है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट वैधानिक आवश्यकताओं को एक बार आप समझ लीजिए। ये वाले टॉपिक थोड़े कहीं ना कहीं आपको अजीब लग रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि आप इनको अगर 2 बार देख लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। जैसे व्यवसाय संरचना का चयन करना, पहला इशू क्या है, व्यवसाय संरचना का चयन करना, चूजिंग बिजनेस स्ट्रक्चर। स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अन्य आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता होती है। साझेदारी, साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी को पंजीकृत करना होता है, वो जरूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP अधिनियम 2008 के तहत पंजीकरण आवश्यक होता है। निजी लिमिटेड कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने अनिवार्य है। और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण आवश्यक होता है। ये कुछ वैधानिक आवश्यकताएं, प्लीज आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कंपनी का पंजीकरण है, मंत्रालय के अधिनियम को पंजीकरण कराना है। नई कंपनी को कंपनी पंजीकरण के लिए MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ पंजीकरण आवश्यकता होता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सभी निदेशकों के लिए DSC प्राप्त करना आवश्यक है। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN, ये सारी बातें जो अभी हमने आपको शॉर्ट में पढ़ाई हैं वो सारी की सारी डिटेल में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि ये सब कुछ होना जरूरी है अगर आप नए किसी भी उद्यम को शुरू करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना ये सारी चीजों को प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब हम देखते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर, जो महिला उद्यमी हैं, उन महिला उद्यमियों के सामने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे भाई, देखो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सामान्य परिचय की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर,
एक महिला उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्वालिटीज इनहेरेंट इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनमें पहले से इन्वॉल्व हैं, नीड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मेजर प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इतने सारे इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हम इस लेक्चर में अभी यहाँ पे कवर करते हैं। ध्यान रखना क्या क्या है, सामान्य परिचय मतलब परिभाषा यहाँ पे देखेंगे, महिला उद्यमियों की विशेषताएं, कौन से गुण उनमें होते हैं, महिला उद्यमी की आवश्यकता या उसका महत्व क्या है, महिला उद्यमी की संभावनाएं क्या है, महिला उद्यमी के समक्ष प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, महिला उद्यमिता की समस्याओं का समाधान, महिला उद्यमियों की सहायता एवं उनकी प्रमुख योजनाएं, और महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाएं। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी हैं और ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आप इसको लिख लें एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर को समझते हैं। तो हम लोग महिला उद्यमियों की जो इश्यूज हैं उद्यमिता के अंतर्गत, या एक महिला उद्यमी किस तरीके से एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये सारी चीजें हमको समझनी। देखिए वो दौर अलग थे जब हम कहीं ना कहीं ये समझते थे कि महिलाओं को बस सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने चाहिए, पर अब वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, और अगर समय बदल चुका है तो सारी चीजें आपके बदलनी चाहिए और महिलाओं को भी उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अगर हम महिला उद्यमियों से संबंधित इन सारी इश्यू को समझेंगे तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अगर विमेन एंटरप्रेन्योर हमको बनना है या महिलाओं को आगे लेके आना है इस फील्ड में, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम अगर सामान्य परिचय की बात करें या परिभाषा की बात करें, एक महिला उद्यमी को अगर मुझे परिभाषित करना है तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि महिला उद्यमी से आशय महिला जनसंख्या के उस भाग से है जो औद्योगिक क्रियाओं के साहसिक कार्यों में संलग्न है। देखो यहाँ साहसिक कार्य लिखा हुआ है, मतलब ऐसी महिला जो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्षेत्र में काम कर रही है, खुद इनकरेज करके, क्योंकि ऐसे वर्कर के तौर पे काम करना उद्यमी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में मैनेजर, किसी इंडस्ट्री को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना कोई ओन स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और वो महिलाओं से संबंधित है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ऐसे कि कोई भी ऐसा काम या महिला उद्यमी से आशय है उन महिलाओं से जो औद्योगिक गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं या औद्योगिक गतिविधियों को संचालन कर रहे हैं, उन महिलाओं को महिला उद्यमी के नाम से जानते हैं। तो पूरी जो परिभाषा है यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई, ध्यान रखना। बृहद रूप से इसे महिला या महिलाओं के समूह के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। महिला उद्यमी उसे कहा जा सकता है जो ऐसे उपक्रम की स्वामी एवं नियंत्रण करता है जिसमें न्यूनतम 51% पूंजी पर वित्तीय हित और उपक्रम द्वारा सृजित रोजगार का 51% भाग महिलाओं को प्रदत्त करती है। अब एक टेक्निकल डेफिनेशन आपके सामने आ गई है कि महिला उद्यमी से आशय क्या है कि कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर 51% जो कैपिटल है, जो ओनरशिप है, जो पैसा है, वो एक महिला का है और वहां काम करने वाले 51% जो एम्प्लॉय हैं अगर ये महिलाएं हैं, तो हम उसको महिला उद्यमी के नाम से जानेंगे, नहीं तो वह महिला उद्यमी नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना। क्या समझना चाह रहे हैं? एक सिंपल डेफिनेशन आपके सामने आई, फिर एक दूसरी डेफिनेशन हमने आपसे डिस्कस की जिसमें दो टेक्निकल वर्ड्स को शामिल किया गया है कि 51% ओनरशिप होना चाहिए और 51% विमेन एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो विमेन एंटरप्रेन्योर मीन्स दैट पार्ट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन which is engaged in the adventurous work of industrial activities। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से संबंधित है या विमेन एंटरप्रेन्योर्स का मीन है विमेन इज वर्किंग इन अ इंडस्ट्री। वो डेंजरस या ये सारी चीज लिखने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं कि एडवेंचरस वर्ड लिखना जरूरी हो, नहीं है। आप सिंपल भाषा में लिखिए, एक महिला के द्वारा शुरू किया गया कोई नया उद्यम, एक महिला या एक महिला वर्ग के द्वारा शुरू किया गया कोई न्यू एंटरप्राइज विल कंसीडर एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर। फिर एक टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अ विमेन एंटरप्रेन्योर कैन बी वन हु
A women entrepreneur can be one who owns and controls an enterprise in which she has financial interest in at least 51% of the capital and who provide 51% of the employment generated by the enterprise to the women. ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई कोई भी इंडस्ट्री विमेन के द्वारा ओनरशिप हो 51% और 51% जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, ये विमेन्स को अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो महिला उद्यमी है। समझो, आप महिला उद्यमी तब भी हैं कि एक इंडस्ट्री आपने शुरू की, ये इंडस्ट्री आपकी है, लेकिन लेकिन इसमें जो सारे के सारे एम्प्लॉय है ये मेल है। आप एक उद्यमी, एक व्यवसायी तो तब भी हैं, लेकिन अगर हम महिला उद्यमी की बात करें तो महिला उद्यमी होने की दो शर्तें यहाँ पे बताई गई हैं कि भाई जो 51% जो पूंजी है, 51%, ये आपकी होनी चाहिए, ओनरशिप आपका होना चाहिए, और जो उपक्रम द्वारा सृजित रोजगार का 51% भाग महिलाओं को प्रदान करती है और 51% जो एम्प्लॉय है ये विमेन हो, तब जाकर आप रियल में एक महिला उद्यमी है। इस बात को ध्यान रखना। पारिक कहते हैं कि महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ समाज में अंतर संबंध का समायोजन करती है। पारिक ने एक अलग ही परिभाषा आपके सामने शामिल कर दी है कि महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ समाज में अंतर संबंध का संयोजन करती है। तीन परिभाषाएं, आप तीनों परिभाषाओं को यूज कर सकते हैं। महिला उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषताओं की जब भी आपसे कोई बात करेगा बटनर, विशिष्ट महिला उद्यमी मध्यम एवं उच्च वर्ग से होती हैं, अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थाओं में कार्य करती हैं एवं स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करती हैं। ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो महिला उद्यमी होती हैं ये महिला उद्यमी आती कहां से, तो इसका पहला आप बता सकते हैं कि विशिष्ट महिला उद्यमी मध्यम एवं उच्च वर्ग से होती हैं, अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थान में कार्य करते हैं, स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करते हैं। बहुत रेयर केसेस हमको ऐसे देखने को मिलेंगे कि लोअर क्लास से कोई विमन आए और एक बड़ा एंटरप्राइज को खड़ा कर दे, क्योंकि वो अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में निकालती है। पति ही परमेश्वर है, बच्चे ही जीवन है, समाज ही दुनिया है और बाकी इस सब में ही अपना जीवन निकाल देती, रोटी कपड़ा मकान में परेशान होते। लेकिन जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और जो अपर क्लास है, वहाँ विमेन अब एजुकेटेड हो चुकी हैं, वो जॉब करती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब करती हैं, लर्न करती हैं, एक्सपीरियंस लेती हैं और फिर अपने बहुत सारे स्टार्टअप को शुरू कर देती हैं। आप जब भी उठा के देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं, चाहे हम लोग रोशनी नाडार की बात करें, जितने भी आप जाके देख सकते हैं लोगों के नाम। हम यहाँ पे जो इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं वो महिलाओं का बहुत बड़ा हम थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विमेन वर्क को इनकरेज किया है। तो पहली अगर आप बात लिखना चाहें कि महिला उद्यमी आती कहां से हैं, वो यहां से आती हैं। भारत सरकार के विकास आयोग द्वारा महिला उद्यमी की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं कि भाई महिला उद्यमी जो है उसकी क्या विशेषताएं होंगी। वह उपक्रम महिला उद्यमी के स्वामित्व का हो, अर्थात न्यूनतम 51% पूंजी उस महिला की हो। वह उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो और कई उस उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों में 50% महिलाएं हों, है ना। ये तो बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सकुशल या जोखिम वहन करता हो। दूरदर्शिता महिला उद्यमी का एक आवश्यक गुण होता है। नव परिवर्तनकारी, है ना, नव परिवर्तनकारी कि वो एक आपके पास इनोवेटर होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, आशावादी ऑप्टिमिस्ट आउटलुक होना चाहिए। अवसरों का सदुपयोग, ये तो देखो महिला हो या कोई भी उद्यमी हो, ये विशेषताएं तो सब में देखने को मिलेंगी ना। अगर आप महिला उद्यमी की विशेषताएं लिख रहे हैं तो क्या बोला कि महिला उद्यमी आती कहां से है, ये बता दें। महिला उद्यमी कहेंगे किसको और फिर उसकी विशेषताएं क्या। ये विशेषताएं तो सबकी कॉमन है, चाहे महिला उद्यमी हो चाहे आपके पास पुरुष उद्यमी हो। इसमें कोई भारी भरकम समस्या नहीं है कि सकुशल हो या जोखिम वहन करता हो, सेफ और रिस्क टेकर हो। दूरदर्शिता महिला उद्यमी का एक आवश्यक गुण है, कोई भी उद्यमी हुआ है ना। फोरसाइट इज एन एसेंशियल क्वालिटी। नव परिवर्तनकारी, महिला उद्यमी को व्यवसाय की किसी नेत्री भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है प्रभु, ठीक है। अब महिला उद्यमिता में निहित गुण, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो महिला उद्यमिता की विशेषताओं के अलावा जो निहित गुण है वो कौन कौन सी है। महिलाएं बहुत ही संवेदनशील ढंग से परिस्थितियों का गहन रूप से समझ एवं सूझबूझ वाली होती है। देखो, विमेन आर वेरी सेंसिटिव एंड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। महिला उद्यमियों के पास समझ तो होती है, महिलाओं के पास समझ होती है, सिचुएशन को समझ पाती हैं,
ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं एम्प्लॉय के साथ। हालांकि कई बार अंडरस्टैंड नहीं भी कर पाते हैं, पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा इमोशनल या ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है? विमेन होती है, ध्यान रखना। तो गुण की जब भी हम लोग बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि बहुत संवेदनशील होती है, और संवेदनशील होने के साथ क्या होता है ना, ये समझती हैं, इनको मानवता की समझ है, कर्मचारियों की परेशानी, दुख, दर्द की समझ है। तो परेशान जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो रोजगार जिनको देते हैं, उनके लिए हमेशा सपोर्टिव रहने का काम करती है। कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि बिल्कुल भी नहीं समझती, पर मोस्ट ऑफ केस में ये संवेदनशील होती हैं। तो जो एम्प्लॉय हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर हमेशा काम करती हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई। महिलाएं अपने सहयोगियों के साथ प्रभावी तालमेल रखने में सक्षम होती है। देखिए, अ, जब भी हम बात करें दो लोगों के बीच में, एक मेल एक 90% की बात कर रहा हूँ, 10% एक्सेप्शन ऑलवेज आर देयर, कि 10% पुरुषों के संबंध इतने अच्छे होते हैं अपने एम्प्लॉय से कि आप कुछ कह नहीं सकते, और 10% महिला बॉस के संबंध इतने खराब होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। एक इन जनरल अगर हम बात करें, एक कॉमन सिनारियो की बात करें, तो महिला जो उद्यमी है या महिला जो वर्कर है, उसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं कर्मचारियों के साथ। संबंध अच्छे रहते हैं तो क्या है, तालमेल बना रहता है, कम्युनिकेशन बना रहता है, और इससे है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमको देखने को मिलेगा। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट जब भी रहता है तो एक उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी कंपनी की, ये बहुत बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या समझ रहे हैं कि महिला अपने सहयोगी के साथ प्रभावी तालमेल रखने में सक्षम होती है। महिलाएं प्रभावी रूप से कार्यों का निराकरण करने में विश्वास रखती हैं। विमेन बिलीव इन कंप्लीटिंग टास्क इफेक्टिवली। देखो, महिलाएं ये तो होती है टास्क ओरिएंटेड, हम लोग डिले करने की आदत, ठीक है कर लेंगे, महिलाएं डिले नहीं करती हैं। आज मतलब आज आप घर पे कामों को देखिए कि उनके सारे काम मैनेज है सारे काम टाइम पे होते हैं, इफेक्टिवली होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, और क्वालिटिव होते हैं। तो महिला उद्यमी का एक जो गुण है वो ये भी है कि प्रभावी कार्यों को मतलब निराकरण बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं। महिलाएं अपने कार्य के प्रति ज्यादा ईमानदार होती हैं। ऐसा माना जाता है कि विमेन आर मोर ऑनेस्ट टुवर्ड देयर वर्क। महिला विपरीत परिस्थितियों में उत्साह पूर्वक रहने में सक्षम रहते हैं। विमेन आर एबल टू वर्क एंथुसियास्टिकली इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। ये कुछ गुण हैं, ध्यान रखना। महिला जिस कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करती है उसे पूर्ण करके ही रहती है। भैया ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। आप अपने स्टूडेंट करियर में देख सकते हैं कि आपके साथ की जो बच्चियां थी, आपके जो सहपाठी स्टूडेंट थे, जो बच्चियां थी, कितनी मेहनत करती थी। पूरा सिलेबस कंप्लीट है, होमवर्क कंप्लीट है, नोट्स देंगी, रेगुलर एग्जाम देंगी, रिवाइज करेंगी, सब कुछ करेंगी, अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये गुण है सारे के सारे, ध्यान रखना। महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ गुण है सृजनात्मक कार्य करना। ये क्रिएटिव होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम कराना चाहते हैं तो विमेन इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। महिलाएं संतुलित जोखिम उठाती हैं। ये भी एक अच्छा गुण है कि बैलेंस बैलेंस रिस्क लेती हैं, लाइफ में ही बैलेंस रिस्क लेती हैं, ध्यान रखना। जहां उनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा ना, वहां सब कुछ ठीक है, जाओ कोई मतलब नहीं है, और जहां लग रहा है कि कुछ हो पाएगा वहां तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बैलेंस रिस्क के साथ काम करती है। उनको लगता है कि इतना लिया जा सकता है कि अगर लॉस भी होगा तो हम उसको कंपनसेट कर लेंगे। जैसे पुरुष है, पुरुष एक्सट्रीम लेवल पर सोचता है। आप आप ऐप उठा के देख लीजिए सट्टेबाजी के, भारत में रेयर ही महिलाएं होंगी, 10-12% जो सट्टा खेल रही होंगी, बाकी सब पुरुष ही खेल रहे होंगे, क्यों? पुरुष को एक दिन में करोड़पति बनना है। महिलाएं बहुत बैलेंस रिस्क लेती हैं, वो जानती हैं कि कहाँ जाके हम गिर सकते हैं, कहाँ जाके, उतनी ही लिमिट तक ये रिस्क लेती हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या है, एक गुण है। और महिलाओं सभी कार्यों में मितव्ययिता अपनाती हैं, और महिलाएं परिणाम के प्रति आशावान रखती हैं। मितव्ययी तो होते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर शॉपिंग को छोड़ दिया जाए, खुद की पर्सनल शॉपिंग। हाँ, अगर शॉपिंग भी करनी है, खुद का पैसा खर्च करना है तो नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी भाई साहब, बहुत ही कंजूस, बहुत ही कंजूस, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ गुण थे। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि महिला उद्यमिता की आवश्यकता या महत्व, क्या इसका आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महिला उद्यमिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। भारत एक युवा देश है और इसकी आधी से अधिक आबादी महिलाओं की है। आप समझिए कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी नीड क्यों है? क्योंकि भैया हमारे पास लगभग 49% आबादी विमेन की है, और 49% आबादी विमेन की है, तो इनको हम सिर्फ और सिर्फ पुराना जैसा तो जीवन नहीं जी सकते ना, कि घर संभालने के लिए हमने महिलाओं को बांध रखा है। नहीं, आप सबको फ्रीडम दीजिए, सबको स्वतंत्रता दीजिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबको समानता का अधिकार है। इस बात को ध्यान रखिए, जो कि बहुत जरूरी चीज है। क्यों आवश्यक है? देखो,
महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महिला उद्यमिता बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन, महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होना चाहिए। हमने अपनी दादी नानी मम्मियों का जीवन देखा है, क्या जीवन था उनका, मतलब उनके लिए वो प्रेम है, समर्पण है, सब कुछ है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो कितनी दयनीय स्थिति से गुजरे हैं वो लोग। 10 रुपए भी चाहिए तो पिता की तरफ देख रहे हैं, पिताजी का मूड अगर अच्छा है तो दे दिया और नहीं नहीं अच्छा है तो नहीं दिया। महिला के अपने छोटे छोटे जो सपने हैं कि मुझे कुछ कपड़े लेना है, मुझे कुछ लेना है, इनके लिए निर्भरता एक पुरुष के ऊपर रही है हमेशा, और पुरुष समाज ने अपने मन और अपने मुताबिक हमेशा चीजों को चलाया है। तो विमेन एंटरप्रेनर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब विमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। मेरा मानना हमेशा से है कि आप अपनी लाइफ में अगर सेटल होना चाहते हैं तो दिखावटी चीजों के पीछे बहुत मत भागिए। अगर कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग और करियर ओरिएंटेड पर्सन है और वो आपके पास है तो आप समझिए कि आप ब्लेस्ड हैं अपनी लाइफ में, और हर लड़की को होना भी चाहिए। मैं लड़की हूं यही आपकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में कुछ और उपलब्धियां भी होनी चाहिए, और उनमें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जिसे आप लोग वित्तीय आत्मनिर्भरता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहली आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समाज में महिलाओं की भूमिका में बदलाव क्यों आवश्यक है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि चेंज इन द रूल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, महिलाओं का रूल बिल्कुल बदलना चाहिए। वो होम डिकोर या हाउसवाइफ या सिर्फ हाउस मदर के अलावा कुछ और होना चाहिए। अब वेस्ट में तो ऐसा ही होता है ना, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ये यूएसए हो, चाहे कोई भी हो, महिलाएं काम करती हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की वर्क नहीं करती हैं, दे आर दी लीडर ऑफ द हाउस। फार्मिंग एक्टिविटी है, चाय के बागान हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारे काम कौन करता है? महिलाएं करती हैं। पुरुष कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो उस रोल को हमको बदलना पड़ेगा यार, कि आपका काम तो बस एक ही चीज करना है, आप सिर्फ और सिर्फ घर को संभालिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। कहानी अब दूसरे तरीके से चलेगी। हमें इनके रोल को बदलना पड़ेगा, इनकी भूमिका बदलनी पड़ेगी, जिससे जिससे महिलाओं के जो सम्मान है, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले 2 पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्यों हमको महिला उद्यमिता की आवश्यकता है। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। महिलाएं घर पे रह के बहुत सारे ऐसे काम करती हैं, अगर उनको स्केल अप कर दिया जाए, चाहे वो बुटीक हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, या कोई भी हो, अगर उसको स्केल अप कर दिया जाए, थोड़ा सा उसको वेल स्टेब्लिश या वेल ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हमको चीजें बस करनी पड़ेंगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या है देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। महिला उद्यमिता देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। महिला उद्यमी नई नौकरियां पैदा करती है और देश की जीडीपी में योगदान देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। समाज में समवेता और समानता को बढ़ावा देना, प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन सोसाइटी। महिला उद्यमिता समाज में समावेशिता और समानता को बढ़ा देने में मदद करती है। क्यों आवश्यकता है? अब शायद आप इस बात को समझ सकते हैं। सरकार और अन्य हितधारक महिला उद्यमी को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अन्य चीजें देने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभा सकते हैं। तो महिला उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है, शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब महिला उद्यमिता की हम संभावनाओं की बात करते हैं कि कहां पर इसकी संभावना है। प्लीज आप इसको एक बार लिख लीजिए सारी चीजों को। ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं सबके लिए नया है, कहीं ना कहीं सबके लिए ये परेशानी वाला है, और वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, लिखेंगे तो ठीक रहेगा। चलो डन भाई। महिला उद्यमिता की संभावनाएं, कहाँ संभावनाएं है? हर क्षेत्र में महिला उद्यमिता की संभावनाएं, हर क्षेत्र में उठा के देखिए कौन कौन सी संभावनाएं, पेपर में क्या क्या लिखना है समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ग्रामीण एवं ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग, इस क्षेत्र में महिला उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएं मौजूद है। इन्हें साधारण पूंजी एवं थोड़ी सी तकनीकी जानकारी से ही लघु उद्योग शुरू किया जा सकता है, जैसे जसवंती बेन, जमुना दास, लिज्जत पापड़, इनके द्वारा शुरू किया गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम महिलाओं को छोटे उद्योग में लगाना चाहते हैं, नहीं।
पहले हमको सोच को बदलना पड़ेगा। कम पैसा, कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क के साथ वो चीजें शुरू हो सकती हैं जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। ये घर से शुरू हो सकती है। कम लेबर की इसमें नीड है, बहुत लेबर नहीं चाहिए, बहुत माता बच्ची इसमें नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमको याद रखना है कि अगर अगर आप महिला उद्यमिता की संभावना देखना चाहते हैं तो ग्रामीण, कुटीर एवं जो लघु उद्योग है ना, ये सबसे बढ़िया सेक्टर है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तकनीकी स्वरोजगार संबंधी उपक्रम, इसमें ऐसे व्यवसाय आते हैं जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर या तकनीकी डिप्लोमा लेकर उस ज्ञान के आधार पर शुरू किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रमुख उपक्रम हैं जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, टेलीफोन बूथ, साइबर कैफे, मोबाइल रिपेयरिंग। मतलब अगर आप किसी भी महिला को ना थोड़ी सी टेक्निकल ट्रेनिंग दे देंगे, कोई भी ट्रेनिंग दे दीजिए, टेक्निकल से मतलब नहीं है, पर्पस यहाँ पर क्या है कि आप ट्रेनिंग दीजिए। किसी भी चीज की अगर आपने ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद वह उसमें स्किलफुल हो जाएंगी और बेहतर तरीके से उस काम को कर पाएंगे। तो दो चीजें हमने आपको बता दी, संभावनाएं कहां पर है। पेशे से संबंधित रोजगार, पेशे से संबंधित रोजगार वो तो अब आप एक्सपर्टीज बना देंगे तो ऑटोमेटिकली से हो जाएगा। और कृषि आधारित गतिविधियां, हर क्षेत्र में महिला उद्यमी की बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ध्यान रखना। जैसे खाद्य सामग्री यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह महिला उद्यमिता की बहुत संभावनाएं हैं। महिला नागरिक सहकारी बैंक, आप सहकारी बैंक बना दीजिए, बड़े उद्योग स्थापित करना, बड़े उद्योग स्थापित कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में महिला उद्यमिता की बहुत बहुत संभावनाएं। आप ऐसे लिख दीजिए कि भाई वो एमएसएमई हो सकता है, एमएसएमई यहाँ भी है, कोई भी टेक्निकल टेक्निकल फील्ड हो सकती है, टेक्निकल फील्ड, एमएसएमई टेक्निकल फील्ड। और इसके साथ में और क्या हो सकता है सर, आप एग्रीकल्चर लिख दीजिए कि भैया यहाँ पर ही, इंडस्ट्री लिख दीजिए, इंडस्ट्री। और जो भी चीजें आपको याद आ रहे हैं आप हर पॉइंट पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर क्षेत्र में महिला उद्यमिता की आवश्यकता हमको बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप इनको एक बार लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, और जब हम नई चीजों को पढ़ रहे होते हैं या मुश्किल चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो हमको पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए, और पूरे एफर्ट्स लगा के अगर आप करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको कम समझ में आ रहा है, तो बेटा एक बार बस यही आपको करना है कि सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, सारी चीजों को आप रिवाइज कर लीजिए। आप जब इनको रिवाइज कर लेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। डन। डन भाई। देखो क्या समस्या है, सामान्य रूप से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जो एक चुनौती भरा कार्य है। दूसरी तरफ महिलाओं के संबंध में अभी तक यह माना गया है कि उन्हें पुरुष की अपेक्षा हल्के फुल्के काम देकर इत्तेफाक कर दिया जाए, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। महिला उद्यमियों को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। देखो, तो जो सबसे बड़े चैलेंज हैं वो कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पुरुषों की अपेक्षा विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। सर ये कौन सी विपरीत परिस्थितियां हैं? इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार को भी संभालना है। आप समझो, एक पुरुष सुबह 10 बजे ऑफिस जाके शाम को 6 बजे ऑफिस आने आता है और कुछ नहीं करता है। एक महिला को सुबह 10 बजे ऑफिस जाने के लिए सुबह 6 बजे से काम करना पड़ता है। अभी भी भारत में यही टेंडेंसी चलती है, हमें तो बहू के हाथ का खाना है, हमें तो अपनी वाइफ के हाथ का ही खाना है। ये छोटी छोटी मानसिकता है। पुरुष जो है उसका ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, माता पिता का ख्याल रखना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, ये चीजें। और दूसरी टेंडेंसी क्या है कि अभी महिलाओं को छोटे मोटे काम दे दो, वो बड़े काम नहीं कर सकती, हाई रिस्क मैनेजमेंट उनके अंदर नहीं होता है। ये एक ऐसी सोच है जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चुनौतियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले है गतिशीलता की कमी। गतिशीलता की कमी, मोबिलिटी प्रॉब्लम। मोबिलिटी प्रॉब्लम क्या है? देखो, अपने उत्पाद के विपणन के संबंध में ऑर्डर प्राप्त करने हेतु अपने आने जाने में कठिनाई, कच्चा माल खरीदने हेतु किसी दूसरे शहर में आने जाने की कठिनाई, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मार्केटिंग की जितनी भी जॉब है, उन मार्केटिंग की जॉब में आप देखिए कि महिलाएं आपको बहुत कम मिलेंगी। क्यों बहुत कम मिलती है? क्योंकि मार्केटिंग जो जॉब होती है ना, वो ट्रैवलिंग जॉब होती है, वो मोबिलिटी की जॉब होती है।
आपको एक जगह से दूसरी जगह उसमें जाना पड़ता है, नहीं जा पाती हैं। क्यों? क्योंकि कभी बच्चे की समस्या, कभी हस्बैंड की समस्या, कभी फैमिली की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या सोच की है कि अकेली महिला एक अवसर होती है, एक चुनौती होती है, ऐसे उसको सोचा जाता है। तो उस सोच के कारण भी ना कहीं न कहीं महिलाएँ, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो मोबिलिटी है या गतिशीलता है, एक भारी भरकम समस्या है। निर्णय क्षमता का अभाव उद्यम के क्षेत्र में सफल होने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है, उचित समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। दुर्भाग्यवश महिलाओं में इस क्षमता का बहुधा अभाव पाया जाता है कि क्या क्या सही है, क्या मुझको अभी चुनना है। जैसे अब जब भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसेंगे ना, आपका जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, वो बहुत पैनिक करने लगेंगे, हमेशा पैनिक करेंगे, अरे ये हो गया, हमने तो पहले ही ऐसे बोला था, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था। जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है ना, कि एक डिसीजन हमको लेना पड़ता है, आप अपने इश्क और अपने प्रेम का उदाहरण लेके देख लीजिए, कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए हैं कि महिलाएं ये नहीं चुन पाई कि उनके लिए क्या जरूरी है। वो समाज जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो फैमिली जो शादी के बाद उनको भूल जाएगी, कोई उतना मतलब नहीं है, छठे चौमासे तीज त्योहार तो सब बुलाते हैं, लेकिन उस व्यक्तित्व को छोड़ दिया है जो शायद पूरा जीवन ही उनके लिए समर्पित कर चुका था। ये क्यों हुआ है? ये निर्णय लेने के ना लेने के कारण, डिसीजन मेकिंग ना होने के कारण ये परेशानी हमको देखने को मिली है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो निर्णय क्षमता है, इसका अभाव पाया जाता है। और क्या दिक्कत है? वर्तमान व्यवसाय में आचार व्यवहार के साथ समझौता ना कर पाना। देखो, आजकल जो व्यवसाय है, इनके ट्रेंड काफी अलग हो गए हैं, काफी अलग हो गए हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि पार्टी में जाना, सेमिनार अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना, ये सब चीजें महिलाओं के लिए नहीं हो पाता है संभव। पार्टी लेट नाइट होती है, मीटिंग्स आउट ऑफ द सिटी होती हैं, आउट ऑफ द कंट्री हो रही हैं। तो मिडिल क्लास में तो ये नहीं हो पाता है। अपर क्लास की महिलाएं तो कर पाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी बिजनेस सेट है, उनके लिए क्या उद्यमी बनाना है, वो तो वैसे ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चला रही है। लेकिन जो नए उद्यमी बन रहे हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वो यही है कि करंट जो इनएबिलिटी टू एडजस्ट द करंट बिजनेस सिस्टम या एथिक्स। ठीक है, एक प्रमुख समस्या है वर्तमान व्यवसाय संस्था, ठीक है, आचार विचार के साथ समझौता ना कर पाना। भारतीय पुरुष की दोहरी मानसिकता, ये जो डबल मेंटेलिटी ऑफ इंडियन मैन है ना, ये बहुत दिक्कत है। भारतीय पुरुष ये चाहते हैं कि पति जैसा व्यवसाय चाहे कर पत्नी वैसा ही व्यवसाय अपनाए। पति चाहे तो व्यवसाय पर जाए और नहीं चाहे तो नहीं जाए। मतलब क्या कि भैया पत्नी जो है ना, वो हमारी संपत्ति है, हम बोलेंगे तो किसी से बात करेगी, हम बोलेंगे तो कहीं जाएगी, हम बोलेंगे तो जॉब करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये हर जगह, हर जगह। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमको यहाँ पे फेस करने को मिलती हैं, या जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, डन भाई, डन, आगे बढ़ते हैं। उद्योग व्यवसाय में समय न दे पाना, घर के सदस्यों द्वारा सहयोग ना करना, ये बातें बेटा कॉमन है, आप इनको समझ सकते हैं, इसमें कोई भारी भरकम समस्या नहीं है। ठीक है, बिक्री और विपणन की समस्या है, वित्त संबंधी समस्याएं हैं, बैंकर लोन नहीं देते हैं, बिक्री मतलब कैसे अपने माल को मार्केट में जाकर सेल करें, कच्चे माल से संबंधित समस्याएं, ये ऐसी चीजें हैं जो हर एक महिला को कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो महिला उद्यमियों के सामने ये काफी सारे चैलेंजेस हैं, आप इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कुछ अदर चैलेंजेस है, अदर अदर या कुछ अन्य समस्याएं, उधारी आदि वसूलने की समस्या। आप सबको पता है कि जो बिजनेस है, ये बिजनेस हमेशा बेटा किस पे चलता है? ये उधारी पे चलता है। आपने माल ले लिया, किसी को माल भेज दिया, किसी को पैसा दे दिया, लेकिन महिलाएं उसको रिटर्न नहीं कर पाती, रिकवर नहीं कर पाती। असफलता का डर, बहुत डर रहता है, फेल हुए तो क्या, दौड़ भाग करने से उत्पन्न समस्याएं। भैया ट्रैवलिंग बहुत आसान नहीं होती, प्रशिक्षण आदि में पर्याप्त समय देने की समस्या, तकनीकी जानकारी का अपेक्षाकृत अभाव, श्रमिकों को तथा कर्मचारियों के साथ सामंजस्य न बिठा पाना, मानसिक रूप से भावनात्मक होना, ये कुछ समस्याएं हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब महिला उद्यमियों की जो समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि मुझे इसका समाधान करना है कि सर क्या समाधान हो सकते हैं, तो समाधान बेटा क्या है आपके पास? आप देखो जरा, अगर समाधान की जब भी आपसे कोई बात करेगा
महिला विपणन सहकारी समितियों का गठन। सबसे पहला जो समाधान ये है कि आप महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई का सामना अपनी वस्तु बेचने में करना पड़ता है, अतः महिला विपणन सहकारी समितियों का गठन विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आप विमेन मार्केटिंग कॉपरेटिव्स को बना दीजिए, मतलब जो महिला उद्यमी है, इस महिला उद्यमी के व्यवसाय को, इस व्यवसाय को महिला कोऑपरेटिव जो समूह है वो सेल करेगा, मतलब एक संस्था सेल करेगी, हम उसको सेल नहीं करेंगे। महिलाओं को मार्केटिंग रिलेटेड जो परेशानी है वो परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी, तो विमेन एंटरप्रेन्योर बहुत आसानी के साथ मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ट्रेनिंग फैसिलिटीज, प्रशिक्षण सुविधाएं, उद्यमिता के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस ढंग से बनाए जाने चाहिए जिससे महिलाएं इनका पूरा लाभ उठा सके, ठीक है। प्रशिक्षण देना, विशेष वित्तीय सहायता केंद्रों की स्थापना, आप स्पेशल फाइनेंशियल असेसमेंट सेंटर बना दीजिए कि ये महिलाओं के लिए ही काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ स्कीम लॉन्च की गई है लास्ट ईयर, एससी के लिए, एसटी के लिए, उसमें भी एसटी विमेन, एससी विमेन, महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टमेंट या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैतृक संपत्ति उनके पास नहीं रही है, पुरुष के पास पैतृक संपत्ति रही है, तो महिलाओं को वित्त की आवश्यकता है अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो हम कुछ सेंटर यहाँ पे बना सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कि महिलाओं के संबंध में समाज की नकारात्मक धारणा को बदलना चाहिए, तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से हो सकते हैं। संरचनात्मक सुधार लेके आने पड़ेंगे, हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। प्रत्येक विभाग में महिला उद्यमी के लिए पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए, अलग से ही आप इनके लिए सेंटर बना दीजिए, अलग से सेटअप बना दीजिए। इससे महिला उद्यमिता का विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। आप एक ग्रुप बनाइए भाई, एक अलग ही सेल बना दीजिए। इसका काम क्या है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, उनका एनालिसिस करना और फिर उनको कैसे और बेहतर तरीके से सुधारा जा सकता है, ये सारे काम हो सकते हैं। कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष सहायता, जो कमजोर वर्ग का मतलब है कि ऐसे वर्ग जो कहीं ना कहीं भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उन महिलाओं को आप विशेष सहायता दे दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। अगर आपने कमजोर वर्ग की महिलाओं को इनकरेज कर दिया और वो एंटरप्रेन्योर बन गए, तो पूरी कहानी बदल जाएगी, और पूरी कहानी बदलना बहुत जरूरी है। इस बात को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एकल खिड़की सुविधाएं, महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध करा दीजिए। महिला स्व सहायता समूह का गठन करना, ठीक है। और ऋण की जमानत संबंधी उपाय लाना कि ऋण जो मिलेगा उसकी जमानत कैसे मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और इससे महिला उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिलेगा। महिला उद्यमियों की सहायता एवं उन्नति हेतु कुछ प्रमुख योजनाएं चल रही हैं। जिला उद्योग केंद्रों द्वारा मदद है, ठीक है, ये कर रहे हैं। हेल्प बाय द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वित्तीय संस्थानों की ऋण व उप सहायता योजना, स्त्री शक्ति योजना, महिला उद्यमी की निधि योजना, महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा मार्जिन मनी की व्यवस्था, महिला परियोजनाओं में प्राथमिकता है। ये काफी सारे काम ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप एक बार इनको लिख लीजिए कि इनकी उन्नति के लिए, मतलब महिला उद्यमी की उन्नति के लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो सरकार कर रही है। सरकार भी खुद चाहती है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा दे, क्योंकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से फायदा ये है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, और रोजगार सृजन जब होता है ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं और समाज में बैलेंस स्टेब्लिश होता है, और बैलेंस स्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को उनके जो हक है वो भी मिलना बहुत जरूरी है। कब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को चलाने की भूमिका के तौर पर रहेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। डन डन भाई। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा और देखते हैं। प्रियदर्शनी योजना एवं सैंड कल्याण योजना, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं, एसबीआई स्त्री शक्ति पैकेज योजना, राज्य की क्रय नीति, इंडियन ओवरसीज बैंक की अभिलाषा योजना, ध्यान रखना। सिडबी की महिला उद्यमियों के लिए योजनाएं चल रही हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला और बच्चों को विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकार की पंचधारा योजना, महिला समृद्धि बाजार योजना, नरवड़ योजना और डॉकरा योजना, ठीक है। ये काफी सारी चीजें हैं जो हमको चल रही हैं। देखो, इन स्कीमों को ऐसा नहीं है कि सर ये कोई भी स्कीम हमसे 5 नंबर में, सॉरी 7 मार्कर में आ जाएगी,
या ये आपसे कोई 10 मार्कर में पूछ लेगा। हाँ, कुछ स्कीमें पूछी जा सकती हैं, जैसे 2 मार्कर में पूछ लिया, 2 मार्कर में या 7 मार्कर में पूछ लिया कि प्रमुख उन योजनाओं को लिखिए जो महिला उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए चल रही हैं। तो आप इसमें ये सारे के सारे एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। तो प्लीज आप इनको लिख लीजिए कि पंचधारा योजना है, शहरी क्षेत्र में महिला और बच्चों को विकास कार्यक्रम है, सिडबी की उद्यमियों के लिए योजना है, बहुत सारी स्कीम है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। चलो भाई, अब जो संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं हैं? तो महिला एवं बाल विकास विभाग, ये हर जगह महिलाओं को सपोर्ट करता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय महिलाओं के हितों में लगातार योजना पर संचालन कर रहा है। शहरी विकास अभिकरण, प्रदेश के प्रत्येक जिले में शहरी विकास अभिकरण गठित है, जो वर्तमान में केंद्र द्वारा प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, प्रत्येक जिले में एक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्य करता है, जो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। महिला आर्थिक विकास निगम, सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों में योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं में स्थिति सुधारने एवं उनकी उद्यमिता विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो हमको यहाँ पे देखने थे। बहुत छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि विमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं या महिला उद्यमी की हम आपसे बात करें तो 2 चीजें आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट ये है कि महिला उद्यमी है या जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, ये क्या है, कैसे वर्क करती हैं, क्या मतलब व्हाट इज विमेन एंटरप्रेन्योर, क्या है एक महिला उद्यमी। आपने इस बात को समझा, व्हाट इज ठीक है, क्या एक महिला उद्यमी क्या है ये आप जाने। महिला उद्यमी की विशेषताएं क्या होती है, मतलब क्या विशेषताएं होंगी महिला उद्यमी के अंतर्गत, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फिर हमने देखी कि क्या क्वालिटीज होती है एक महिला उद्यमी में, जो क्वालिटीज होती है मतलब इनकी गुण होते हैं, कुछ स्पेशल गुण की हमने आपसे चर्चा की। फिर हमने देखा कि जो महिला उद्यमी है इनके सामने चैलेंजेस क्या है, महिला उद्यमी के सामने जो चैलेंजेस है कि चुनौतियां क्या है। आप इस हर एक चीज को कहीं ना कहीं अपने माइंड में रिकॉल कर पा रहे होंगे, क्या चुनौतियां हैं एक महिला उद्यमी के सामने, क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या है। और इसी के साथ में अगर आप देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, महिला जो उद्यमी है इनके समाधान क्या है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम, मतलब गवर्नमेंट कैसे इनको सपोर्ट कर रही है सरकार के द्वारा। और फिर जो इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो महिला उद्यमियों के लिए काम कर रहे हैं। पहला सेगमेंट ये है। दूसरा सेगमेंट ये था, अगर इस पूरे डिस्कशन को देखें तो जो महिला उद्यमिता है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसकी आवश्यकता क्या है, क्या हमको नीड है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, नीड है तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। अगर ये हो जाता है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके सामने भी हमको क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज में आपके सामने समराइज है। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप या महिलाओं को लेकर जो भी चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं, उन चैलेंजेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक हमने आपसे डिस्कस किया है, इस पूरे टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ये वाला जो टॉपिक था, अरे आजा भाई, इस टॉपिक में हम जो चीजें देखना चाह रहे थे, जो आपको समझाना चाह रहे थे, ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे ये वाली। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कवर आपको करा देंगे। तो जो यूनिट 1 है उद्यमिता की, ये जल्दी ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस डे, गुड डे।